नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज हम बात करेंगे उस महायू टर्न की जिसने बारूद की गंध के बीच शांति की उम्मीद जगाई है। आगे चर्चा होगी बंगाल के उस वोटर लिस्ट धमाके की जिसने चुनाव से पहले ही सियासी समीकरणों में आग लगा दी है। और आगे बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की उस दरिंदगी की जिसने जीरो टॉलरेंस के दावों की धज्जियां उड़ा दी हैं। और आखिर में आपको दिखाएंगे कानपुर का वो टाइपिंग टेस्ट जिसने बाबुओं को अर्श से फर्श पर ला दिया है। लेकिन इन सभी खबरों को विस्तार से जानने से पहले चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की टॉप हेडलाइंस पर। पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहसिन किदवई का निधन, राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे ने जताया शोक। सीज फायर के बाद पहली बार ईरान की तेल रिफाइनरी में बड़ा धमाका, लावन आइलैंड में कई विस्फोट। भारत में ईरान के सर्वोच्च नेता के प्रतिनिधि का बयान, सीज फायर के बाद होमरुज पर रखा पक्ष। भारत ने पश्चिमी एशिया सीज फायर का किया स्वागत, कहा बातचीत जरूरी। 3 महीने के लिए 25% सस्ते हुए पार्किंग और लैंडिंग चार्ज, सरकार का बड़ा फैसला। अगर हमले रुके तो हमारी सेना भी तुरंत रोक देगी, गोलाबारी, ईरान का बड़ा ऐलान। साबरीमाला मामले में सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, केंद्र सरकार ने जताई आपत्ति। वंदे भारत के खाने में निकला कीड़ा, आईआरसीटीसी ने लगाया 10 लाख का जुर्माना। सोने चांदी की कीमतों ने दिया झटका, 1,54,000 प्रति 10 ग्राम पहुंचा गोल्ड। यूएस ईरान के बीच सीज फायर से बाजार मजबूत, सेंसेक्स 2,983 अंक चढ़ा, निफ्टी 24,000 के करीब। हेडलाइंस के बाद खबरें अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और सबसे पहले बात करेंगे आज के पहले मुद्दे के बारे में। कल तक जो डोनाल्ड ट्रंप ईरान को मिटा देने की धमकी दे रहे थे, आज वही ट्रंप ईरान के लिए मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं। जी हां, विनाश के मुहावने पर खड़ी दुनिया ने राहत की सांस ली है क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते के सीज फायर पर मोहर लग गई है। लेकिन रुकिए, जहां पश्चिम की शांति की सुगहाट है वहीं पूरब में किम जोंग उन ने जापान की नींद उड़ा दी है। जी हां, उत्तर कोरिया ने एक और खतरनाक मिसाल दागी है। क्या दुनिया का एक युद्ध से निकलकर दूसरी ओर बढ़ रहा है? आइए जानते हैं इस पूरे घटनाक्रम के पीछे की पूरी कहानी। आपको बता दें, कल तक व्हाइट हाउस ने ईरान को राख कर देने की धमकियां गूंज रही थीं। कल तक डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि ईरान को ऐसा सबक सिखाएंगे कि उसकी सभ्यता मिट जाएगी। लेकिन अचानक महज 24 घंटे के भीतर ही पूरी बिसात पलट गई। जंग के मैदान से तोपें पीछे हट रही हैं और इस्लामाबाद की मेज पर शांति के दस्तावेज बिछाए जा रहे हैं। जी हां, अमेरिका और ईरान के बीच ऐतिहासिक 2 हफ्ते के सीज फायर का ऐलान हो चुका है। दुनिया की सबसे बड़ी लाइफलाइन कही जाने वाली स्टेट ऑफ होमरुज को ईरान पूरी तरह खोलने पर राजी हो गया है। लेकिन ये शांति इतनी भी सीधी नहीं है। इसके पीछे पाकिस्तान की मध्यस्थता और चीन के बैकडोर डिप्लोमेसी का मास्टरमाइंड गेम है। और ट्रंप का वो चौंकाने वाला महायूटर्न है जिसने पूरी दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों के होश उड़ा दिए हैं। लेकिन ठहरिए, एक तरफ जहां खाड़ी देशों में बारूद की गंध कम हुई तो वहीं दूसरी तरफ पूरब से एक और खौफनाक खबर आई। आज ही के दिन उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उनने जापान की ओर एक बैलिस्टिक मिसाइल दागकर पूरी दुनिया को फिर से दहला दिया है। जापान में इमरजेंसी अलर्ट जारी है, सायरन बज रहे हैं और समंदर में लहरें नहीं, उत्तर कोरिया का न्यूक्लियर खौफ तैर रहा है। जहां अमेरिका और ईरान के बीच 14 दिनों के सीज फायर पर सहमति बन गई है, इसकी सबसे बड़ी शर्त यह है कि ईरान स्टेट ऑफ होमरुज को तुरंत और पूरी तरह से व्यापारिक जहाजों के लिए खोल देगा। वहीं इस पूरी डील के पीछे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहनवाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर का बड़ा हाथ बताया जा रहा है। ट्रंप ने खुद सोशल मीडिया पर लिखा कि उनके अनुरोध पर उन्होंने सैन्य अभियान रोकने का फैसला किया है। वहीं ईरान ने जो शांति प्रस्ताव दिया है उसने विशेषज्ञों को हैरान कर दिया है। ईरान चाहता है कि अमेरिका उस पर भी कभी हमला न करने की गारंटी दे, परमाणु संवर्धन जारी रखे और युद्ध के नुकसान का हर्जाना भी अमेरिका ही भरे। जहां ट्रंप ने इसे काम करने से लायक आधार मान लिया है, जिससे कई लोग ट्रंप का झुकना कह रहे हैं। आपको बता दें, जैसे ही सीज फायर और होमरुज स्टेट खुलने की खबर आई, पूरी दुनिया के बाजारों में हरियाली छा गई। कच्चे तेल की कीमतों में 13% ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई।
ब्रेंट क्रूड अब $95 प्रति बैरल के नीचे आ गया है। वहीं अगर ये शांति बरकरार रहती है तो आने वाले दिनों में आपको पेट्रोल डीजल के दाम भी कम होते नजर आएंगे। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने एक और बड़ा खुलासा कर दिया है। उन्होंने दावा किया है कि इस पूरी डील के पीछे चीन का हाथ है। चीन ने सामने आने के बजाय पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र के जरिए बैकडोर डिप्लोमेसी की है। हालांकि चीन ने आधिकारिक तौर पर इसे स्वीकार नहीं किया है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र में उसने रूस के साथ मिलकर अमेरिका के प्रस्ताव को रोक दिया था। कहा जा रहा है कि चीन खुद को एक ग्लोबल पावर के रूप में स्थापित कर रहा है, जो अमेरिका और ईरान जैसे कट्टर दुश्मनों को भी एक टेबल पर ला सकता है। हालांकि भले ही अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर हो गया हो, लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि यह समझौता हिजबुल्लाह पर नहीं लागू होता है। इजराइल दक्षिण लेबनान में अपना सैन्य अभियान जारी रखेगा, यानी ईरान की एक बड़ी शर्त फिलहाल अधूरी रह गई है। एक तरफ खाड़ी देशों में शांति की कोशिशें हो रही हैं, तो दूसरी तरफ आज यानी 8 अप्रैल को उत्तर कोरिया ने जापान की ओर बैलिस्टिक मिसाइल दागकर सनसनी फैला दी है। जापान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने तुरंत अलर्ट जारी किया है। क्राइसिस मैनेजमेंट टीम एक्टिव हो गई है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। आपको बता दें, ये मिसाइल ऐसे समय में दागी गई है जब अमेरिका ईरान के साथ व्यस्त है। किम जोंग उन शायद ये संदेश देना चाहते हैं कि उन्हें नज़रअंदाज करना भारी पड़ सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की यह बिसात बेहद पेचीदी होती जा रही है। एक तरफ ट्रंप का यू टर्न दुनिया को गोल्डन एज ऑफ मिडिल ईस्ट की तरफ ले जाने वाला दावा कर रहा है, तो दूसरी तरफ उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण फिर से खतरे की घंटी बजा रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में होने वाली बैठक स्थायी शांति लाएगी या फिर ये सिर्फ एक तूफान से पहले की खामोशी है। इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ते हैं अगले मुद्दे की तरफ। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज लोकतंत्र के सबसे बड़े अखाड़े में शय और मात का वो खेल शुरू हो चुका है, जिसकी गूंज दशकों तक सुनाई देगी। जी हां, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भवानीपुर के मैदान में अपना पर्चा दाखिल कर दिया है, तो दूसरी तरफ अमित शाह ने रणनीतिकार और बंगाल के शोभेंदु ने चक्रव्यूह रच दिया है। लेकिन बीते दिन जो हुआ वो सियासत में काफ़ी धमाकेदार रहा। जी हां, बंगाल की वोटर लिस्ट से 1 करोड़ नामों का गायब होना ये महज आंकड़ा नहीं, ये वो सियासी परमाणु बम है जिसने ममता दीदी के अवैध किले की नींव हिला दी है। ऐसे में सवाल है कि क्या ये भारतीय जनता पार्टी की मिशन बंगाल वाली वो गुप्त रणनीति है जो ममता बनर्जी के पैरों तले से जमीन खींच चुकी है। शुभेंदु अधिकारी और अमित शाह की जोड़ी ने भवानीपुर से लेकर नंदीग्राम तक जो बिसात बिछाई है, क्या उसमें दीदी फंस जाएंगी? आइए जानते हैं इसे विस्तार से। आपको बताते चले, पश्चिम बंगाल की बिसात का पारा आज अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी पारंपरिक और बेहद हॉट सीट भवानीपुर से नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन के बाद ममता बनर्जी ने धर्मनिरपेक्ष अंदाज में सबको सलाम, जय जिनेंद्र और जय सत श्री अकाल कहा। उन्होंने हुकार भरते हुए कहा कि वे न सिर्फ भवानीपुर बल्कि पूरे बंगाल के हर क्षेत्र के लिए काम करेंगी और चौथी बार तृणमूल की सरकार बनाएंगी। वहीं इस बार मुकाबला कांटों का है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यहां से नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी को मैदान में उतारा है। शुभेंदु पहले ही नामांकन कर चुके हैं और उनके साथ खुद गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे। भवानीपुर के साथ साथ नंदीग्राम की पुरानी जंग भी इस बार चर्चा में है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के भीतर से आ रही खबरें बंगाल चुनाव को एक नया मोड़ दे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों का दावा है कि ममता सरकार के खिलाफ जबरदस्त परिवर्तन की भावना है, लेकिन असली एक्स फैक्टर है वोटर लिस्ट में हुआ ऐतिहासिक बदलाव। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान लगभग 1 करोड़ नामों को वोटर लिस्ट से हटाया गया है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि इससे टीएमसी का स्थापित मतदान पैटर्न ध्वस्त हो गया है। आंकड़ों के अनुसार महज 58 सीटों पर 1.92 लाख वोटों का स्वीप भारतीय जनता पार्टी को बहुमत के पार ले जा सकता है। आंकड़ों का दावा है कि टीएमसी की जीत का मार्जिन मुस्लिम बाहुल इलाकों में बहुत ज़्यादा है, जिससे उसके 55.8 लाख वोट खराब हो रहे हैं।
इसके मुकाबले भारतीय जनता पार्टी का वोट वितरण पूरे राज्य में समान है, जो उसे क्लोज फाइट वाली सीटों पर बढ़त दिला सकता है। जहां 7 अप्रैल को चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की फाइनल लिस्ट जारी की, जिसने राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। आयोग ने राज्य के कुल मतदाताओं का लगभग 11.85% हिस्सा हटा दिया है। सबसे ज्यादा नाम मुशीराबाद, नॉर्थ 24 परगना, मालदा और नादिया जैसे संवेदनशील इलाकों से कटे हैं। वहीं नामों के कटने से नाराज टीएमसी के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज चुनाव आयोग से मिलकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। देखा जाए, सवाल यह है कि बंगाल से लेकर केरल तक और असम की वादियों से लेकर पांडुचेरी के समंदर तक सत्ता की चाबी किसके पास जाएगी? क्या ममता बनर्जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनकर इतिहास रचेंगी या भारतीय जनता पार्टी का मिशन बंगाल इस बार सफल होगा? 1 करोड़ वोटों का कटना और दिग्गजों का ये शक्ति प्रदर्शन इशारा कर रहा है कि इस बार चुनाव का ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। 4 मई को जब नतीजे आएंगे तो देश की राजनीति एक नई तस्वीर साफ होगी। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। आज लखनऊ की हवाओं में मिट्टी की सौंधी खुशबू नहीं, बल्कि शर्म और दरिंदगी की गंध घुली हुई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी, जहां से सत्ता का रसूख चलता है, जहां जीरो टॉलरेंस के बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं और जहां अपराधियों के मन में बाबा का खौफ होने का दावा किया जाता है, उसी लखनऊ के आशियाना इलाके में एक 13 साल की मासूम के साथ जो हुआ, उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। सोचिए, एक बच्ची जो अपनी बीमार मां का हाथ बटाने के लिए काम पर गई थी, वो आधी बारिश से बचने के लिए एक निर्माणाधीन छत के नीचे शरण लेती है। लेकिन उसे क्या पता था कि बाहर कड़कती बिजली से ज्यादा खतरनाक दरिंदे उसी इमारत के अंदर घात लगाए बैठे हैं। जी हां, 5 हैवानों ने मिलकर उस मासूम को न केवल बंधक बनाया, बल्कि उसके साथ वो घिनौना काम किया जिसे बयां करने में शब्द भी कतरा रहे हैं। ऐसे में सवाल आज उस पिंक बूथ और एंटी रोमियो स्क्वाड पर भी है, जो ऐसे वक्त में कहीं नजर नहीं आते। क्या यही वो सुरक्षित प्रदेश जहां बेटियां बेखौफ घूम सकती हैं? आइए देखते हैं इस रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात की एक एक हकीकत। दरअसल घटना लखनऊ के पौस इलाके आशियाना के सेक्टर M की है। मंगलवार शाम जब शहर में तेज आंधी और बारिश शुरू हुई तो पूरा जनजीवन ठप हो गया। इसी दौरान एक 13 वर्षीय किशोरी, जो अपनी मां की बीमारी के कारण पड़ोस के एक घर में काम करने गई थी, वो घर से लौट रही थी। बारिश से बचने के लिए उसने एक निर्माणाधीन मकान में शरण ली, लेकिन वहां पहले से ही मौजूद 5 मजदूर, जिसमें से कुछ के नाबालिग होने की भी बात सामने आ रही है, उनकी नजरें उस मासूम पर पड़ी। उन्होंने बच्ची को दबोच लिया, उसके हाथ पैर बांध दिए और चिल्लाने से रोकने के लिए उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया। आंधी के शोर का फायदा उठाकर वे उसे पहली मंजिल पर ले गए और वहां 5 ने मिलकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म को अंजाम दिया। जब काफी देर तक बच्ची घर नहीं लौटी तो उसके राजमिस्त्री पिता और मां ने उसे ढूंढने निकली। जिस महिला के यहाँ वह काम करती थी, वहां न मिलने पर जब तलाश पास की निर्माणाधीन बिल्डिंग तक पहुंची तो वहां से कुछ आहट सुनाई दी। परिवारजन ने जब अंदर जाकर देखा तो उनके पैरों के तले जमीन खिसक चुकी थी। बच्ची तीसरी मंजिल पर बदहास, लहूलुहान और बंधी हुई हालात में मिली। उसके प्राइवेट पार्ट पर गंभीर चोटें थीं और वह बेहोश थी। परिवारजनों के चीखने पर मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। भागने की कोशिश कर रहे 2 मजदूर जो छत से कूद गए, उन्हें चोट आई। वहीं गुस्साई भीड़ ने 5 आरोपियों को घेर लिया और उनकी जमकर धुनाई कर दी। मौके पर पहुंची आशियाना थाने पुलिस ने 5 को हिरासत में लिया, जिनमें से मुख्य आरोपी पीड़िता का परिचित बताया जा रहा है। पकड़े गए सभी आरोपी मूल रूप से सीतापुर और कुछ बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं किशोरी को तुरंत लोकबंधु अस्पताल भेजा गया। डॉक्टरों के अनुसार उसकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है, काफी ब्लीडिंग हुई है और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से टूटी हुई चूड़ियां और अन्य साक्ष्य जुटाए हैं। वहीं मामले को लेकर पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है, आइए वो भी आपको सुनाते हैं। आज रात्रि थाना आशियाना पर जरिए 112 सूचना मिली कि एक माइनर बच्ची है जिसके साथ दुष्कर्म की सूचना मिली। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और जो
अभियुक्त मेन अभियुक्त है उसको चिन्हित कर लिया गया है। उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मौके का निरीक्षण फॉरेंसिक टीम के साथ किया जा रहा है। साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं। परिजनों से तहरीर ली जा रही है और अभी विधिक कार्रवाई प्रचलित है। आपको बता दें, ये घटना उस शहर में हुई जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद बैठते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार दावा करती है कि अपराधी अब गले में तख्ती डालकर घूमते हैं, लेकिन यहां तो अपराधी मासूमों के मुंह में कपड़ा ठूसकर उन्हें अपनी हवस का शिकार बनाते दिखते हैं। कहां है मिशन शक्ति? क्या मिशन शक्ति सिर्फ विज्ञापनों तक सीमित है? अगर राजधानी की पुलिस को इस बात की भनक नहीं लग पाती कि एक निर्माणाधीन इमारत में घंटों तक गैंगरेप हो रहा है, तो फिर सुरक्षा के दावों का क्या मतलब? अपराधियों में खौफ या पुलिस का ढीलापन? लखनऊ के बीचों बीच ऐसी जघन्य वारदात होना यह बताता है कि अपराधियों के मन में पुलिस का कोई डर नहीं रह गया। आंधी और बारिश अपराधियों के लिए सुरक्षा का कवच बन गई, जबकि आम नागरिक के लिए ये मौत का जाल। वहीं इस घटना के बाद लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि बुलडोजर की दिशा कब मुड़ेगी? क्या उन दरिंदों के खिलाफ भी वैसी ही सख्त कार्रवाई होगी जैसी बड़े बड़े भाषणों में कही जाती है, या ये मामला भी फाइलों में दब कर रह जाएगा? जाहिर है, एक 13 साल की बच्ची जो अभी ठीक से दुनिया को समझ भी नहीं पाई थी, उसकी दरिंदगी में ऐसा अंधेरा भर दिया गया जिसकी भरपाई कोई सरकार शायद ही कर पाएगी। पुलिस ने पॉस्को एक्ट लगा दिया है, गिरफ्तारी भी हो गई है, लेकिन सवाल वहीं खड़ा है कि क्या अगली बार जब कोई बेटी बारिश से बचने के लिए कहीं रुकेगी तो वह सुरक्षित घर पहुंच पाएगी? लखनऊ की यह घटना उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के चेहरे पर एक गहरा दाग है। अब देखना यह है कि प्रशासन सिर्फ खाना पूर्ति करता है या फिर ऐसी नजीर पेश करता है कि दोबारा ऐसे अपराध को सोचकर भी किसी की भी रूह कांप जाए। खैर, जाते जाते आपको आज के एक और अहम मुद्दे से रूबरू कराते हैं। अमूमन आपने देखा होगा कि सरकारी दफ्तरों में प्रमोशन के लिए खींचतान होती है, लेकिन कानपुर कलेक्ट्रेट से आज एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सबको हैरान कर दिया। जी हाँ, यहाँ 3 बाबू अपनी कुर्सी नहीं बचा पाए और सीधे अर्श से फर्श पर आ गिरे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसकी वजह कोई भ्रष्टाचार या अनुशासनहीनता नहीं, बल्कि टाइपिंग रफ्तार है। दरअसल कलेक्ट्रेट के 3 बाबू साहब 1 मिनट में 25 शब्द तक नहीं लिख पाए और नतीजा ये हुआ कि डीएम साहब ने कलम उठाई और उन्हें बाबू से सीधे चपरासी बना दिया, जिसके बाद अब फाइलें टाइप नहीं बल्कि उठानी पड़ेंगी। आपको बता दें कि सरकारी नियमों के मुताबिक क्लर्क के पद पर बने रहने के लिए हिंदी टाइपिंग में 25 शब्द प्रति मिनट की रफ्तार होना अनिवार्य है, लेकिन जब इन तीनों की अग्नि परीक्षा हुई तो उनकी उंगलियां कीबोर्ड पर उस रफ्तार से नहीं चल पाईं जो सरकारी फाइलें दौड़ाने के लिए जरूरी थी। खास बात तो यह है कि ये कार्रवाई अचानक नहीं हुई। प्रशासन ने इन कर्मचारियों को सुधरने के पूरे मौके दिए थे। 2024 में जब पहली बार टाइपिंग टेस्ट हुआ तो ये तीनों फेल हो गए थे। प्रशासन ने नरमी दिखाते हुए सिर्फ सैलरी इंक्रीमेंट रोका और चेतावनी देकर छोड़ दिया। फिर 2025 की परीक्षा में इन बाबुओं के लिए करो या मरो का मौका था। 1 साल का लंबा वक्त मिलने के बावजूद अब दोबारा परीक्षा हुई तो नतीजा फिर वही ढाक के 3 पाती रह गया। तीनों कर्मचारी निर्धारित मानक को छू नहीं पाए। जहां लगातार दूसरी बार नाकामी मिलने के बाद जिला अधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने साफ कह दिया कि कलेक्ट्रेट जैसे महत्वपूर्ण दफ्तर में जहां सारा काम फाइलों और नोटिंग पर टिका होता है, वहां ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती। डीएम के आदेश पर तीनों को कनिष्ठ लिपिक पद से हटाकर चतुश्रेणी कर्मचारी बना दिया गया है। अब ये कर्मचारी फाइलों पर नोटिंग लिखने के बजाय ऑफिस के अन्य बुनियादी कार्यों में हाथ बटाएंगे। दिलचस्प बात तो यह है कि इन तीनों की नियुक्ति मृतक आश्रित कोटे के तहत हुई थी। अक्सर माना जाता है कि इस कोटे की नौकरी सुरक्षित रहती है, लेकिन कानपुर डीएम ने यह साफ कर दिया कि सहानुभूति अपनी जगह और कार्यकुशलता अपनी जगह। नियुक्ति की शर्त थी कि 1 साल के भीतर टाइपिंग सीखनी होगी, जो ये बाबू पूरी नहीं कर सके। वहीं इस कार्रवाई के बाद पूरे कानपुर प्रशासन में हड़कंप मच गया है। दफ्तरों में चर्चा है कि अब
सिर्फ कुर्सी पर बैठना काफ़ी नहीं होगा, बल्कि काम की स्पीड भी दिखानी होगी। जहां कुछ लोग इसे कर्मचारियों के साथ सख्ती बता रहे हैं, वहीं आम जनता इसे बेहतरीन कदम मान रही है, क्योंकि इससे सरकारी कामकाज में तेज़ी आएगी। वहीं ये घटना एक बड़ा सबक है कि चाहे नौकरी किसी भी कोटे से मिली हो, अगर आप खुद को अपडेट नहीं करेंगे तो सिस्टम आपको डिलीट या डिमोशन करने में देर नहीं लगाएगा। कानपुर के डीएम इस फैसले ने डिजिटल गवर्नेंस की एक तरफ एक मजबूत कदम बढ़ाया है। अब देखना यह होगा कि क्या बाकी जिले सुस्त बाबू भी इस खबर से कोई सबक लेते हैं या नहीं। बाकी आज की खबरें बताती हैं कि चाहे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की बिसात हो या सरकारी दफ्तर की टाइपिंग मशीन, अगर आप वक्त के साथ अपडेट नहीं हुए तो पिछड़ना तय है। एक तरफ जहां हम ईरान और अमेरिका के बीच शांति की दुआ कर रहे हैं, वहीं लखनऊ की उस मासूम के लिए इंसाफ की मांग भी बुलंद कर रहे हैं, जिसकी चीखें आंधी में दब गई थीं। उम्मीद है कि हुकूमत सिर्फ फाइलों में नहीं बल्कि जमीन पर भी वो नजीर पेश करेगी, जिससे दोबारा किसी की ऐसा करने से रूह कांपे। फिलहाल खबरें अब तक में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। नमस्कार।